हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HRM का यूनिट 3 दैट इज़ अपग्रेडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आप सबने यूनिट 1 और यूनिट 2 तो बड़े अच्छे से कवर कर ली होगी। फिर आज हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। देखो, ट्रेनिंग ना एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय हैं वो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और एटीट्यूड एक्वायर करते हैं जो कि ज़रूरी है प्रेजेंट जॉब को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने में। इसका एम होता है कि जो परफॉर्मेंस लेवल है ना एम्प्लॉय की, वो इन्हांस करना, उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल स्किल और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा के। तो ट्रेनिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो कंडक्ट करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये हेल्प करती है कि जो एम्प्लॉय हैं वो जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी सीखे। मतलब ये चिंटू है, ठीक है, इसकी जॉब क्या है? कस्टमर सर्विस की है। इसकी जॉब है कस्टमर सर्विस की। तो इसे कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो ढंग से समझ सके। तो ये जो स्किल्स इसको प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि ये जॉब में बेटर परफॉर्म कर सके। दिस इज़ अबाउट ट्रेनिंग। अगर जॉब में बेटर परफॉर्म करने की बात हो रही है और उसके लिए स्किल्स प्रोवाइड करी जा रही है तो उसे कहते हैं ट्रेनिंग। सिंपल शब्दों में कहो तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को प्रिपेयर करती है कि वो अपना जो काम है वो ढंग से करे, एफिशिएंटली करे और कॉन्फिडेंटली अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करे। सो अब समझते हैं की फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग। सो सबसे पहले आता है जॉब ओरिएंटेड। देखो, ट्रेनिंग आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करती है जो कि आपकी प्रेजेंट जॉब को इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो ट्रेनिंग होती है ना वो एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर फॉलो करती है। सबसे पहले ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई करी जाती है कि ये जो चिंटू था जिसकी जो जॉब थी वो कस्टमर सर्विस की थी, इसमें कहाँ ज़रूरत है इसे ट्रेनिंग की कि हाँ कम्युनिकेशन में लैक कर रहा है। तो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करी जाएगी, उसके बाद इसके हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन करा जाएगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, मतलब इसे प्रोवाइड करी जाएगी वो स्किल। और लास्ट में स्किल्स प्रोवाइड करने के बाद ये भी देखा जाता है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, तो इवोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फोकस। देखो, ट्रेनिंग का फोकस ये होता है कि इमीडिएटली जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करा जाए। फोर्थ इज स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे टेक्निकल, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने की बात करी जाती है। देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग ना कोई एक टाइम एक्टिविटी नहीं है कि चिंटू को एक बार स्किल प्रोवाइड कर दी और काम हो गया। नहीं, कल के दिन को टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा किसी और चीज़ में एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होगी तो और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो ट्रेनिंग एक जो है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। जॉब रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी ने एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा है। अब जो एम्प्लॉय है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी कि किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर पे वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके, और इसी के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज सिखाई जाएगी। डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ट्रेनिंग ना जॉब स्पेसिफिक होती है। मतलब ट्रेनिंग आपको इसलिए प्रोवाइड करी जाती है ताकि आप प्रेजेंट जॉब में बढ़िया कर सको, लेकिन डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता कि सिर्फ आप प्रेजेंट जॉब में बढ़िया कर सको, ये आपके ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मैनेजरल स्किल, लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मान लो कल के दिन को चिंटू का प्रमोशन हो गया, ठीक है, तो फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उनको अच्छे से हैंडल कर सके, हाई लेवल पोजीशन ले सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चिंटू के ओवरऑल ग्रोथ और करियर एडवांसमेंट में हेल्प करेगा, ना कि इस चीज़ पे कि प्रेजेंट जॉब में बस अच्छा कर सके। डेवलपमेंट एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई चैलेंज आए तो उसको वो हैंडल कर सके, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो सिंपल शब्दों में कहो तो डेवलपमेंट एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से ग्रो करे और जो चेंजिंग वर्क बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट कर सके। अब इसके फीचर्स क्या है? तो देखो, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ पे, फ्यूचर करियर ग्रोथ पे एम्प्लॉय की फोकस करता है। दूसरा, करियर ओरिएंटेड। ये एम्प्लॉय को प्रिपेयर करता है कि वो प्रमोशन या लीडरशिप रोल को अच्छे से निभा सके। देन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ये उसकी एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। देन मैनेजमेंट फोकस। डेवलपमेंट प्रोग्राम ना ऑफन इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं कि ये सुपरवाइजर और मैनेजर और एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके अंडर डेवलपमेंट लेके आ सके। तो मैनेजमेंट, ये डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्रोग्राम ना इन्हीं के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सके। देन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल को ओवर द टाइम इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने डेवलपमेंट हो गया, नहीं, ओवर टाइम प्रोसेस है, धीरे धीरे वो चलता ही रहता है, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया ताकि एम्प्लॉय को प्रिपेयर कर सके मैनेजर रोल के लिए और उनके अंदर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डाल सके। अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोनों हमने समझ लिया, अब इनका डिफरेंस भी समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस कई बार पूछा गया। ट्रेनिंग क्या होता है? इंप्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ करंट जॉब, सिर्फ करंट जॉब को इफेक्टिवली करता है। बट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ हो एम्प्लॉय की और वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से हैंडल कर सके। यहाँ पे ये करंट जॉब पे फोकस कर रहा है, ये फ्यूचर पे फोकस कर रहा है। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रेजेंट जॉब है उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाना, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय को प्रिपेयर करना हायर जॉब और हायर पोजीशंस के लिए, हायर फ्यूचर चैलेंजेस के लिए, ठीक है। देन ये इसका फोकस होता है जॉब ओरिएंटेड, ये सिर्फ जॉब पे फोकस करता है। बट डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है, ये एम्प्लॉय के करियर ग्रोथ पे फोकस करता है। जो ट्रेनिंग होती है ना, एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग देखा जाए तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जो नेचर होता है वो प्रैक्टिकल और टेक्निकल लर्निंग होता है, बट डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल लर्निंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्कोप है वो नैरो है और जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। मान लो चिंटू को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई कि वो कस्टमर सर्विस का जो काम है वो अच्छे से कर सके, तो उससे क्या होगा? पहले चिंटू 10 क्लाइंट हैंडल कर पा रहा था, बट अब उससे चीज़ें अच्छे से आ गई है तो वो 20 क्लाइंट हैंडल कर पाएगा। तो इससे क्या हुआ? चिंटू की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, नॉलेज एंड स्किल्स। अब जो एम्प्लॉय है उनको नई नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है, नई टेक्निकल नॉलेज दी गई, उनकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको बढ़ाया गया ताकि वो अपने जॉब में बेटर परफॉर्म कर सके। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग एम्प्लॉय को जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है वो और क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चिंटू पहले 10 क्लाइंट हैंडल कर रहा था, बट अब क्या है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, उसको डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अब वो 20 क्लाइंट हैंडल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि उसकी टास्क परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। रिड्यूस द एरर एंड एक्सीडेंट। देखो, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक पहले हो रही थी वो काम में नहीं होंगी और इसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे और जो रिसोर्सेज है वो भी कम वेस्ट होंगे। जैसे मान लो जो चिंटू है, ये चिंटू है, ठीक है, इसको बॉक्स बनाने का काम मिला है। अब चिंटू को पहले नहीं पता था कि बॉक्स कैसे बनता है, तो वो क्या करता था? गलत जगह से काट देता था, उससे क्या होता था? कार्डबोर्ड जिससे बॉक्स बन रहा है वो वेस्ट हो जाता था। बट चिंटू को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई कि किस तरीके से बॉक्स बनाना है। अब चिंटू फटाफट बिल्कुल सही तरीके से काट के बॉक्स बना रहा है, तो इससे क्या हुआ है कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो कम हो गया। नेक्स्ट इज अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। देखो, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, अब एआई आ गया है, ठीक है, पहले कुछ और था, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ चीज़ें सीख सके, जो नई मशीनरी आ रही हैं सीख सके, उनको कैसे ऑपरेट करना है, जो सॉफ्टवेयर है उन पे किस तरीके से काम करना है। इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इंप्रूव होती है। देखो, ट्रेनिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉय है वो वर्क को बहुत केयरफुली काम करेगा, सिस्टमैटिकली काम करेगा, जिससे क्या होगा? जो बेटर क्वालिटी है प्रोडक्ट एंड सर्विस की वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन आता है रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग मैंने आपको पढ़ा दी क्या होती है, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितने तरह की होती है? तो एक होती है रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि देखो, ये चिंटू था, इसको रोल मिला है कस्टमर सर्विस का, ठीक है, कस्टमर सर्विस का रोल मिला है चिंटू को। अगर मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ जो सिर्फ इसका कस्टमर सर्विस का रोल अच्छा करने में, कस्टमर सर्विस का काम एफिशिएंटली करने में हेल्प करे, तो दैट इज़ रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अब मान लो मैं इसको कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ? कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो कस्टमर सर्विस का काम है वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो ट्रेनिंग हुई ये इसके रोल के इर्द गिर्द ही घूमती है, सिर्फ रोल को अच्छा करने के लिए, दैट इज़ रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ठीक है। दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द जॉब रोल इफेक्टिवली, ताकि वो जॉब रोल अच्छे से कर सके, उसके लिए है बस, ठीक है। देन आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का एम होता है कि कोई एक कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करना। यहाँ पे ये एम नहीं होता कि जो जॉब है उसके इर्द गिर्द के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, नहीं। मान लो ये चिंटू था, ठीक है, और इसका जो काम था वो वही था, कस्टमर सर्विस का काम है इसका, लेकिन मैं इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ लीडरशिप ट्रेनिंग।
या फिर लीडरशिप भी नहीं तो ये समझो डिसीजन मेकिंग स्किल प्रोवाइड कर रही है, डिसीजन मेकिंग स्किल। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग स्किल या फिर लीडरशिप स्किल्स क्या ये इसके जॉब रोल से कहीं तक रिलेट करे? नहीं, उसका काम तो सिर्फ कस्टमर सर्विस का है, तो लीडरशिप में इतना कुछ इसका रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चिंटू की एक जो कॉम्पिटेंसी है उसको इन्हांस करने की कोशिश करी जा रही है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है। तो जब किसी कॉम्पिटेंसी फोकस ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो उसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, दिस ट्रेनिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट एम्प्लॉय मस्ट नॉट ओनली possess the theoretical knowledge but also demonstrate the practical ability capability to perform their duty according to the requiring standard. Example, employee are trained to improve the speaking, listening, presentation skills with aim to increase the communication skills. जब आपको प्रॉपर एक कॉम्पिटेंसी दी जाती है लाइक आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सके, तो दैट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। अब आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड। देखो, हमें कई सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड पढ़ने हैं काफ़ी डिटेल में, और इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेनी होता है, मान लो चिंटू को सीखना है कि किस तरीके से काम होता है, तो वो क्या करेगा, वो मिंटू के अंडर काम करेगा। मिंटू कौन है? मिंटू जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ट्रेनी है वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर के सुपरविजन में काम करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसमें ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करी जाती है, ताकि जो ट्रेनी है वो रियल टाइम इन्वायरमेंट में ये सीख सके कि काम कैसे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि इलेक्ट्रीशियन लर्निंग अंडर द सीनियर इलेक्ट्रीशियन, या फिर प्लम्बर लर्निंग अ रिपेयर वर्क फॉर अ एक्सपीरियंस प्लम्बर। यहाँ पे जनरली ना ऐसे ही काम सिखाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, या फिर घर बनाने का काम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ आता है तो वहाँ पे उसके साथ एक कोई और स्टूडेंट्स भी आता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन के थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उसको देख देख के कैसे काम हो रहा है वो सीखता है। तो दैट इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज अंडरस्टडी मेथड। देखो, अंडरस्टडी मेथड को ना बड़े ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो ये है चिंटू, ठीक है। अब चिंटू ना एक बहुत ही हाई पोजीशन पे था, ठीक है, मान लो मैनेजर की पोजीशन पे था। अब चिंटू चाहता है कि मैं ना रिटायरमेंट ले लूँ। अब चिंटू गया और उसने बोला कि मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो जो हेड थे, जो भी सीईओ या जो भी कंपनी के बिल्कुल हेड थे, उन्होंने बोला कि चिंटू ठीक है, तू रिटायरमेंट ले ले, बट अपनी जगह कोई ऐसा बंदा तैयार करके जा जो कल के दिन को तेरी पोजीशन ले सके, ठीक है, हमें बाहर से कोई बंदा ना ढूंढना पड़े। तो चिंटू ने क्या करा, मिंटू को देखा कि मिंटू बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, उसके नीचे काम कर रहा है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ में जितने भी उसके नीचे काम कर रहे हैं सबसे बढ़िया मिंटू है। तो मिंटू को उसने तैयार करना शुरू करा अपनी पोजीशन लेने के लिए, बिल्कुल क्लोजली वर्क करना शुरू करा। मिंटू से बोला कि मेरे साथ बिल्कुल क्लोजली काम कर, ठीक है, और जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से मैं उनको हैंडल करता हूँ बहुत ही इफेक्टिवली, वो सब तो सीख, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो चिंटू मिंटू को प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज़ अंडर स्टडी। इसे कहते हैं अंडर स्टडी, इसी को बोलते हैं अंडर स्टडी। अंडर स्टडी एक ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसको ट्रेंड करा जाता है क्लोजली काम करा के सीनियर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अंडर, ताकि वो उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके कि उस पोजीशन पे वो जो पर्सन है उस पोजीशन पे उसकी क्या क्या रोल एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो उनको निभा रहा है। ट्रेनी यहाँ पे असिस्टेंट की तरह काम करता है सुपरवाइजर के, ठीक है, और समझता है कि किस तरीके से जॉब है उसको परफॉर्म करना है। जो पर्पस होता है इस मेथड का वो ये होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करना फ्यूचर में, ठीक है, कि फ्यूचर में जो चिंटू की जॉब थी उसको मिंटू एक्वायर कर सके। इट इज़ कॉमनली अंडर द सुपरवाइजरी और मैनेजरल पोजीशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके कि असिस्टेंट मैनेजर लर्निंग ड्यूटी ऑफ द मैनेजर, या फिर जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है एचआर मैनेजर के अंदर, ताकि कल के दिन को जो एचआर मैनेजर चला जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर एचआर मैनेजर की पोजीशन को एक्वायर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को ना एक जॉब से दूसरी जगह पे जॉब पे डालते रहते हैं, मतलब एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं इंटरनली रेगुलर टाइम पे। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि सारे जॉब में किस तरीके से काम होता है उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो उस पर्सन को मिल जाएगा। कल के दिन को अगर कोई भी दिक्कत हुई, मान लो ट्रांसफ़र करने की बारी आई, तो जॉब ट्रांसफ़र बड़े आराम से हो सकता है। जॉब प्रमोशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जॉब ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं।
अब ये जॉब ट्रांसफ़र क्या होता है, ये तो आपने पहली यूनिट में पढ़ ही लिया होगा, है ना। जो मेन पर्पस होता है ना जॉब रोटेशन का, वो ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो मल्टी स्किल बन जाए, उसके पास सारी जॉब को परफॉर्म करने का स्किल हो, कि कल के दिन को अगर किसी और जॉब पे ज़रूरत पड़ी तो इस एम्प्लॉय को मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर सकूँ। इसकी हेल्प से जो एम्प्लॉय है वो डिफरेंट फंक्शन और जो डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरीके से काम होता है वो सीख पाता है, तो ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ बैंक एम्प्लॉयज़ रोटेटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट सच एज अकाउंट, कस्टमर सर्विस, लोन डिपार्टमेंट, ताकि वो सारे डिपार्टमेंट का काम समझ सके और सीख सके। नेक्स्ट आता है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेन करा जाता है सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके या फिर क्लासरूम में ले जाके। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है जैसे कि एक्चुअल वर्क प्लेस पे वो काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ना पायलट का एग्जाम्पल ले लो, जब पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि उनको एक्चुअल जो है एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है और बोल दिया चलो उड़ाना शुरू करो, नहीं भाई, जान माल का खतरा है, कल के दिन को कुछ हो गया पायलट को तो उनके लिए क्या किया जाता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग कराई जाती है उन्हें। मतलब जैसा एक्चुअल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है और एक्चुअल मशीनरी पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। और ये ट्रेनिंग ना सेम मशीन टूल इक्विपमेंट पे दी जाती है ताकि बिल्कुल जैसे रियल जॉब में काम होना है वैसा उनको सिखाया जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जो फैक्ट्री वर्कर है उसको उसी मशीन पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है जिस मशीन पे उसे बाद में काम करना है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन से पहले उस मशीन पे प्रोवाइड करी जा रही है। क्यों? ताकि जो प्रोडक्शन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और कई बारी मशीनरी बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में वहीं पे काम करवाया जाए उनसे तो उससे मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो इसलिए भी वेस्टिबल स्कूल का ट्रेनिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड ना बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया से पता होगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी तो केस स्टडी आती है ना, आपके एग्ज़ाम में, एचआरएम के एग्ज़ाम में भी आपके आएगी केस स्टडी। किस तरीके से होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि मान लो ये ना लड़ाई हो गई है दो एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, ऐसा ऐसा पूरा तरीका था, ऐसा ऐसा मेथड था, अब दो एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो गई है, अब आप बताओ, आप सजेशन दो कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे। इसे कहते हैं केस स्टडी मेथड। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे ट्रेनी को रियल और हाइपोथेसिस बिजनेस सिचुएशन दी जाती है ताकि वो उनको एनालाइज करे और सॉल्व करे। जो पर्पस होता है इस मेथड का वो ये होता है कि जो एम्प्लॉय है उसमें एनालिटिकल थिंकिंग का डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर आए और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जनरेट हो। इस मेथड की हेल्प से ट्रेनी जो होता है उसको केयरफुली स्टडी करना होता है सिचुएशन को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और इवल्यूट करना होता है कि डिफरेंट क्या क्या मेथड हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेनी इज गिवन अ केस रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट, कि एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और उससे बोला है कि तुम बताओ कि किस तरीके से तुम इसे सॉल्व करोगे। या फिर मैनेजर एनालाइज अ केस रिलेटेड टू डिक्लाइन इन कंपनी सेल, कोई मैनेजर है उसको केस दिया गया है कि कंपनी की जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है, ऐसे ऐसे कंपनी काम कर रही है और ऐसे सेल डिक्लाइन हो रही है, और उससे बोला है कि तुम बताओ कि किस तरीके से तुम इसको रिजॉल्व करोगे, तुम इसकी स्ट्रैटेजी बताओ। तो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। तुम्हें भी ये चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, केस स्टडी आती है एग्जाम में, उसका एम यही होता है कि तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो। देन आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब नाटक देखा है तुमने, नाटक है ना, नाटक देखा। अच्छा, नाटक तो बहुत पुराना हो गया, तुम लोग तो वेब सीरीज़ देखते हो। वेब सीरीज़ देखी है? वेब सीरीज़ में एक्टर आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं ना, बस ऐसा ही होता है रोल प्लेइंग। दो पर्सन को बैठा दिया, मान लो चिंटू मिंटू को बैठा दिया, ये है चिंटू और ये है मिंटू, लेकिन अब ये चिंटू नहीं है और ना ये मिंटू है। क्यों? क्योंकि ये है मैनेजर, नहीं कस्टमर, वो ले लो, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय क्या करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अब ये चिंटू नहीं रहा है, अब ये एम्प्लॉय बन गया कंपनी का जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसको बना देंगे कस्टमर। तो अब ये मिंटू नहीं रहा है, ये कौन है, कस्टमर है। अब इनको रोल प्लेइंग सिखाई जाएगा, मतलब अब जो चिंटू है वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, मिंटू जो है वो कस्टमर की तरह काम करेंगे, और एक दूसरे का अब अपना अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे, ठीक है। तो जैसे वेब सीरीज़ में आके एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं ना, ये भी ऐसे ऐसे रोल प्ले करेंगे, और इनके रोल प्लेइंग से इनको सिखाया जाएगा कि कैसे डीलिंग करनी है कस्टमर के साथ, ठीक है। चिंटू को सिखाया जा रहा है कैसे कस्टमर डीलिंग कर रही है, और ऐसा नहीं होता कि बस ये दोनों रोल प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पूरी क्लास लगती है, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो भी देख के सीखते हैं कि किस तरीके से रोल प्लेइंग हो रही है, कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। अभी ये दोनों कर रहे हैं, फिर रिंकू टिंकू आके करेंगे, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें करना है, तब चिंटू मिंटू उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरीके से रोल प्लेइंग जो है वो ट्रेनिंग की तरह प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है।
जैसे वन ट्रेनी एक्ट एज अ मैनेजर, अनदर एज एन एम्प्लॉय टू प्रैक्टिस अ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कशन, या फिर एम्प्लॉय प्रैक्टिस कस्टमर हैंडलिंग सिचुएशन, या HR ट्रेनी एक्ट एज अ इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट इन अ इंटरव्यू सिमुलेशन। ये सब करा जाता है। देन आता है हैंड ऑन ट्रेनिंग। हैंड ऑन ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग अ जॉब टास्क, मतलब उसको जॉब टास्क में डाल दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तू कर करके सीख, मतलब गलतियां कर ठीक है लेकिन कर करके खुद से सीख। दिस इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखना। अंडर दिस मेथड ट्रेनी जो है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि वो अपनी जो स्किल्स है वो खुद से डेवलप कर सके डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वर्क में। हैंड ऑन ट्रेनिंग हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो अंडरस्टैंड कर सके कैसे उसे टास्क को करेक्टली और एफिशिएंटली परफॉर्म करना है बाय प्रैक्टिसिंग इन अ रियल वर्क सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको एक्चुअल में सिस्टम दे दिया और बोला कि तू सॉफ्टवेयर सीख, इसको देख देख के, इसको कर करके, इसमें कुछ ना कुछ ट्राई कर करके। मशीन लर्निंग रिपेयर वर्क बाय हैंडलिंग अ टूल। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है शेडोइंग। शेडोइंग क्या होता है? ये ट्रेनिंग मेथड होता है जहाँ पे एम्प्लॉय ना ऑब्जर्व करता है कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, और जो ट्रेनी होता है वो क्लोजली एक्सपर्ट और नेक्स्ट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि चिंटू का क्या है? चिंटू का काम है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब मान लो कि जो कंपनी है वो चिंटू को हायर करने के बाद उसको कहती है कि हमने ना एक कोर्स परचेज कर दिया है, ठीक है, और ये कोर्स जो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा। आपको इस कोर्स से पढ़ना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ई लर्निंग। मतलब ये जो कोर्स है वो चिंटू ऑनलाइन देख के पढ़ेगा, कहीं से भी पढ़ सकता है और किसी भी टाइम पढ़ सकता है, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद चिंटू एक्चुअल में काम करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से कंपनी कई बारी करती है। अब ई लर्निंग में क्या आता है? वीडियो कोर्स हो गया, वीडियोज़, ऑनलाइन कोर्स, वीडियोज़, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, वेबिनार हो गया, डिजिटल स्टडी मीडिया वगैरह हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉय अटेंड अ ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू द जूम और गूगल मीटिंग, या लर्निंग थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, या वॉचिंग ट्रेनिंग वीडियो ऑन अ कंपनी पोर्टल। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग इज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग जिसका एम ये होता है कि जो पर्सन है उसके बिहेवियर, एटीट्यूड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉय की, उनको इम्प्रूव करना। इसकी हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो ये समझ पाता है कि उसका बिहेवियर किस तरीके से दूसरों को अफेक्ट कर रहा है, वो अब दूसरों के कल्चर, उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर को लेके सेंसिटिव हो जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी के भी कल्चर पे जाके कमेंट करना आपने शुरू कर दिया, ऐसे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे ना। तो इसीलिए सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ये ट्रेनिंग ना फोकस करती है सेल्फ अवेयरनेस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, एम्पैथी, टीम वर्क और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे सबका डेवलपमेंट हो। मतलब वो कहते हैं ना कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, तो इस सेंसिटिव ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि टॉक्सिक इन्वायरमेंट ना हो। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉय हैं वो एक दूसरे को समझते हैं और कोऑपरेटिवली काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इन बास्केट मेथड। इन बास्केट मेथड में क्या होता है कि एक ना बास्केट रख दी जाती है इस तरीके से। ठीक है मैम, क्या बास्केट रख दी जाती है? क्या बता रही हो? हाँ, बास्केट रख दी जाती है, उसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट, ईमेल, मैसेजेस वगैरह डाल दिए जाते हैं, और एक मैनेजर को बोला जाता है कि आपके पास इतना सारा काम है, अब आपको बताना है कि आप किस काम को प्रायोरिटी दोगे। आप डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, या ईमेल का रिप्लाई करोगे, या फिर मैसेज का रिप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो रियल वर्क लाइफ सिचुएशन को फेस करता है। यहाँ पे जो ट्रेनी है उसको प्रायोरिटाइज करना होता है, टास्क में डिसीजन लेना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है विद इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, इस मेथड से जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, और जो टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी है वो डेवलप होती है किसी भी मैनेजर की। फॉर एन एग्जाम्पल, मैनेजर रिसीव एन ईमेल, कंप्लेंट एंड रिपोर्ट एंड मस्ट डिसाइड विच टास्क टू परफॉर्म। फर्स्ट, ट्रेनी को लेटर दिया गया एम्प्लॉय का रिगार्डिंग अ लीव, प्रमोशन एंड ग्रीवेंस। अब ट्रेनिंग को क्या करना है कि आप एज अ मैनेजर हो तो आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि आपको लीव देनी है या नहीं देनी है, प्रमोशन देना है या नहीं देना, ये सब। ठीक है, ट्रेनिंग मस्ट रिस्पॉन्ड टू कस्टमर कंप्लेंट विद इन अ टाइम लिमिट, की बहुत ही कम टाइम दिया है और आपको इतने सारे टास्क दे दिए, आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करी जाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स क्या होते हैं कि ये ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे जो ट्रेनी है वो पार्टिसिपेट करता है सिमुलेटिव बिजनेस सिचुएशन में या फिर गेम में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को समझ सके और डिसीजन ले सके। आप में से जो लोग MBA करने वाले हैं ना,
और जो बहुत अच्छे कॉलेज से आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आईआईएम से, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट गेम्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सके कि किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में उन्हें काम करना है। ये जो गेम है वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को प्लानिंग में, टीम वर्क में, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में और इंटरैक्टिव मैनर में चीज़ें करने में। पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करा जाता है और उनको बोला जाता है कि वो डिसीजन ले, किसी भी बिजनेस सिचुएशन देके उनको बोला जाता है कि वो डिसीजन ले, जैसे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, कि इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, उनको डिसीजन लेना होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल कि बिजनेस सिमुलेशन गेम वेयर टीम मैनेज अ वर्चुअल कंपनी, एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है जहाँ पे जो टीम है वो एक वर्चुअल कंपनी को मैनेज कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, या फिर डिसीजन मेकिंग गेम, मार्केटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। आपके कॉलेजेस में भी होती होंगी ना कॉन्फ्रेंस या सेमिनार। क्या पर्पस होता है, कभी अटेंड करिए कॉन्फ्रेंस या सेमिनार? वहाँ पे अगर आप जाके बैठो, अटेंड करो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है, कोई चीज़ सिखाई जाती है। तो यही एम जो होता है वो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का यहाँ पे ट्रेनिंग में होता है। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है फॉर्मल मीटिंग में या फिर डिस्कशन में, जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती है। जो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स आते हैं ना, वो अपनी नॉलेज, अपना आइडिया, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि एचआर सेमिनार हो रहा है न्यू रिक्रूटमेंट ट्रेंड के ऊपर, या फिर कॉन्फ्रेंस हो रही है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, या फिर एआई के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, एआई नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है, तो इस तरीके से भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोचिंग एंड मेंटोरिंग। आप लोग भी कोचिंग जाते होंगे ना। कोचिंग एंड मेंटोरिंग क्या है, एक ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको गाइड करता है, सपोर्ट करता है आपकी स्किल्स, नॉलेज और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। कोचिंग जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब स्किल को इंप्रूव करने पे फोकस करती है। उसका एम ये होता है कि बस आपकी जो करंट जॉब है उसमें आप अच्छा कर सको। मेंटोरिंग जो है वो ओवरऑल करियर ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस करती है, एडवाइस, सपोर्ट के थ्रू। जैसे कि अगर आप देखो तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता होगा, जिस भी सब्जेक्ट की आप कोचिंग ले रहे हो। मान लो आप किसी कॉमर्स में अकाउंट्स की कोचिंग ले रहे हो, तो आपको सिर्फ अकाउंट्स के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। लेकिन वहाँ से अलग से मेंटोरिंग सेशन भी होता है। मेंटोरिंग सेशन क्या होता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको अगर इमोशनली कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस सारी चीज़ को ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी वो हेल्प करता है। तो दिस इज़ हाउ मेंटोरिंग एंड द कोचिंग वर्क, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल कि मैनेजर गाइड एम्प्लॉय टू इंप्रूव द वर्क परफॉर्मेंस, या सीनियर एम्प्लॉय हेल्प जूनियर टू लर्न अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटोर एडवाइस एम्प्लॉय फॉर अ करियर डेवलपमेंट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सो इसी के साथ आपका HRM यूनिट 3 पार्ट 1 होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिनसे मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप इन्हें बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।